हाँ, नमस्ते बच्चों। देखो, वहां तक के तुम लोगों को नोट्स भेज दिए थे फोर्थ चैप्टर के। अभिक्रिया की दर, उसको प्रभावित करने वाले कारक, औसत अभिक्रिया दर, ताक्षणिक अभिक्रिया दर, ठीक है, इन सबकी परिभाषाएं। अब जो दर नियम समीकरण या दर नियम व्यंजक होता है, इसके बारे में हमें समझना है। इसी में सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी। इसकी आगे की जो है, जैसे अभिक्रिया की कोटि है, अणु संख्यता है, दर स्थिरांक है, ठीक है, ये चीजें देखना है। तो दर नियम समीकरण, दर नियम व्यंजक क्या है? दर नियम समीकरण, दर नियम व्यंजक वह समीकरण होता है जो यह बताता है कि अभिक्रिया की दर वास्तव में अभिकारकों की किस घात पर निर्भर कर रही है, ठीक है, ये बताती है। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है, ए के हैं एक्स अणु और बी के हैं वाई अणु, ये अभिकारक हैं, ये मिलकर के उत्पाद में बदल रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दें, जो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम ये लगा दिया हमने, ये 11th में पढ़ा था तुम लोगों ने, गुलबर्ग और बागे ने दिया था। सक्रिय द्रव्यमान का नियम है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और यदि अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक तो फिर अभिक्रिया की दर उनकी सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसमें द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे अगर हम, तो अभिक्रिया की दर, इसको हम आर से दर्शा रहे, समानुपाती होगी ए का मूलर सांद्रण, यानी वही सक्रिय द्रव्यमान, इसकी घात एक्स इंटू बी का मूलर सांद्रण, इसकी घात वाई। ये होगा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है। आर माने अभिक्रिया की दर, ए का मूलर सांद्रण, इसकी घात एक्स इंटू बी का मूलर सांद्रण, इसकी घात वाई, इसका होगा। अगर समानुपात का निशान हम हटा दें तो आर बराबर आएगा के ए का मूलर सांद्रण की घात एक्स इंटू बी का मूलर सांद्रण की घात वाई, जहां के क्या है? के है दर स्थिरांक, या इसी को कहते हैं वेग स्थिरांक, ये कहलाता है दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक कहलाता है, ठीक है। मान लो इसको हमने समीकरण एक नाम दे दिया। अगर इस समीकरण एक को अगर हम दर नियम व्यंजक लिखें इसके लिए, तो दर नियम व्यंजक में ताक्षणिक दर ली जाती है, तो दर नियम व्यंजक लिखेंगे अगर इसके लिए, तो आर की जगह हो जाएगा dx अपॉन dt। अभिक्रिया की दर ताक्षणिक है, तात्कालिक, और इधर आ जाएगा कि ए का मूलर सांद्रण की घात n इंटू बी का मूलर सांद्रण की घात n, ये कहलाएगा दर नियम व्यंजक या दर नियम समीकरण। इस समीकरण को नाम दे दिया दो। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर x है, यहाँ y, यहाँ पर m और n, जी m और n कहां से आ गए? तो जी m और n अभिकारकों के वे अणु, परमाणु या आयन हैं जो उत्पाद में बदलने के लिए उत्तरदायी है। माने x और y मान सकते हैं हम, इसको एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि जैसे मान लो r बराबर हमने लिख दिया कि ए का मूलर सांद्रण, इसकी घात लिख दिया हमने, मान के चलो कितना 2, ठीक है। बी का मूलर सांद्रण, इसकी घात लिख दिया हमने 5, ठीक है। अब 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। तो dx अपॉन dt क्या होगा? के ए का मूलर सांद्रण, यहां पर 3 लिख दिया मान लो, वो 20 का 4 लिख दिया। अब तुमको जी यहाँ 2 और 5 है, 3 और 4 कहां से आ गए? तो 2 5 हो गए 7, माने उनके अंदर से ही, जी तीसरे नंबर का, जी चौथे नंबर का, ठीक है। यानी इसमें m प्लस n क्या है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि,
ठीक है। और x प्लस वाई क्या है? अणु संख्यता। अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि एक दूसरे के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये केवल उदाहरण में तुम्हें समझाने के लिए दिया, ठीक है। इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं हम। किस तरह से? जैसे मान लो ये है a की घात और b की घात है 11। अभी तुम लोग 12th के स्टूडेंट्स, मान लो तुम लोग 100 स्टूडेंट्स हो, तो जी x प्लस वाई क्या है? 100 स्टूडेंट्स 12th के। अब तुम लोगों की वार्षिक परीक्षा होती है। उस वार्षिक परीक्षा में मान के चलो कि 20 स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो वे 20 क्या होंगे? m प्लस है, माने अभिक्रिया की कोटि प्रयोग के द्वारा ज्ञात की जाती है। ये एक प्रायोगिक पद है और ये एक सैद्धांतिक पद है जिसे हम रासायनिक समीकरण देखकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m प्लस n को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों के वे अणु, परमाणु या आयन होते हैं जो अभिक्रिया की दर, जिनके द्वारा अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, माने जो वास्तव में अभिकारक उत्पाद में बदले, वो है m प्लस n। और जी है कुल अभिकारकों की संख्या। अभिकारकों के अणु, परमाणु या आयनों की कुल संख्या क्या कहलाती है? अणु संख्यता, या इसी को आणविकता भी कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, इसे प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है। इसे अपन गिन वगैरह के नहीं निकाल सकते, और अणु संख्यता को हम गिन करके निकाल सकते हैं। चाहे अभिक्रिया की कोटि का हो या अणु संख्यता, इसका 3 से अधिक मान नहीं होता है, माने 3 से अधिक अणुओं का आपस में टकराना संभव नहीं है। 4 या 4 से अधिक कभी नहीं होती है, ठीक है। तो जी अभिक्रिया की कोटि और जी अणु संख्यता, और केस में है दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, ठीक है। तो अगर हमें दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक की परिभाषा बनाना है तो r यानी कोई अभिक्रिया की दर r, और जे अभिकारकों का मूलर सांतन इसके बटे में आ जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर बटे अभिकारकों का मूलर सांतन। तो अभिक्रिया की दर और अभिकारकों के मूलर सांतन के अनुपात को क्या कहते हैं? दर स्थिरांक। या हम ये कह सकते हैं कि दर स्थिरांक वह समानुपातिक स्थिरांक होता है, माने जो दर नियम समीकरण में उपस्थित रहता है। माने दर नियम समीकरण में जो समानुपातिक स्थिरांक k होता है उसी को क्या कहते हैं? दर स्थिरांक। अभिक्रिया की दर तो जानती हो, अभिकारकों या उत्पादों के सांद्रण में परिवर्तन वो क्या कहती है? एकांक समय में अभिकारकों उत्पादों के सांद्रण परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर का मात्रक मूल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन दर स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? शून्य है कि प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के, तृतीय कोटि, उसके अनुसार k का मात्रक होगा, जो अभी बताएंगे निकाल कर, ठीक है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन दर स्थिरांक का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रण यानी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, जबकि ताप बढ़ाने पर दर स्थिरांक का मान ताप के साथ साथ समान रूप से बढ़ता है। जैसा ताप बढ़ेगा वैसे दर स्थिरांक बढ़ेगा, ठीक है। फिर साम्य अवस्था पर अग्रभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया की दर बराबर होती है। अगर साम्य अवस्था है तो अग्रभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया की दर समान होगी, लेकिन साम्य अवस्था पर जो दर स्थिरांक है, दर स्थिरांक अग्र और पश्चाभिक्रिया की दर स्थिरांकों का अनुपात होता है, जो साम्य अवस्था स्थिरांक होता है, यानी kF/kB बराबर kc। इस तरह से तुम अंतर याद रख सकते हो, अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक, ठीक है। अब अगर तुम्हें दर स्थिरांक k का मात्रक निकालना है तो k का मात्रक निकालने का सूत्र होता है k बराबर मोल की घात 1 - n इंटू लीटर की घात
n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, सेकेंड की घात माइनस, जहां पर n क्या है, n है अभिक्रिया की कोटि। अगर n बराबर 0 यानी शून्य कोटि है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो n की जगह 0 रख दो, तो दर स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर मान लो n बराबर 1 है यानी प्रथम कोटि है, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो क्या होगा, तो मूल 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो मूल की घात 0 यानी मूल किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है, लीटर की घात 0 उसका मान 1 होगा, तो अकेला क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये अगर मान लो n बराबर 2 है यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है अगर, तो k बराबर n की जगह 2 रख दो, तो मूल की घात 1 माइनस 2 यानी -1, लीटर की घात 2 माइनस 1 यानी केवल लीटर, और सेकंड इनवर्स। इस तरह से तुम लोग 1, 2 और 3 इस सूत्र के द्वारा दर स्थिरांक का, अगर हमें अभिक्रिया की कोटि मालूम है तो हम दर स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। ऐसे निकाले जाते हैं दर स्थिरांक की मात्रक। ठीक है, फिर से एक बार बता दें तुम लोगों को कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या दोनों अलग अलग चीज है। अभिक्रिया की कोटि अभिकारकों की वे अणु परमाणु या आयन है जिनसे अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। वो अणु संख्या क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मान लो एक से अनेक पदों में हो रही है, तो उसमें जो सबसे धीमी गति से जो पद होगा उस सबसे धीमी गति वाले पद को कहते हैं दर निर्धारक पद। उस दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या को कहते हैं अणु संख्या या आणविकता। कोटि अभिकारकों के वे अणु परमाणु या जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जिनसे वास्तव में जिन अभिकारकों के अणुओं से वास्तव में अभिकारक उत्पाद में बदलता है, तो वो कहलाती है क्या, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, इसे प्रयोग के द्वारा निकाला जाता है, इसे हम समीकरण देख करके नहीं निकाल सकते। अणु संख्या सैद्धांतिक पद है, इसे हम गिनकर निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण वही है कि मान लो 10 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, तो वो 10 संख्या क्या हो गई, अणु संख्या। ठीक है, अब मान के चलो कि 10 स्टूडेंट्स में टॉप कितने कर रहे हैं, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 से ऊपर नंबर है, उनने टॉप कर लिया, 3 स्टूडेंट्स है, तो वे 3 कहलाएंगे अभिक्रिया की कोटि। तो जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब तक प्रयोग नहीं होगा तो प्रयोग के द्वारा ही मालूम होता है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, जबकि अणु संख्या गिनने से निकल आता है। तो अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्या में जो अंतर है वो अंतर तुम लोग याद रख सकते हैं। अणु संख्या का मान क्या, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अणु संख्या का मान शून्य भी माने शून्य नहीं हो सकता है, सॉरी, अणु संख्या का मान हमेशा 1, 2, 3, ठीक है, ये हो सकता है। और भिन्नात्मक भी हो सकता है, लेकिन कोटि का मान शून्य भी हो सकता है। और कोटि कैसी रहेगी, और पूर्णांक में रहेगी, ये हमें ध्यान देना है इस पर। ठीक है, अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि, ये बारे में हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। और अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, अणु संख्या एक सैद्धांतिक पद है, यानी इसे हम रासायनिक समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अणु अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्णांक, शून्य, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, शून्य नहीं होती है कभी। माने अणु संख्या 1, 2, 3। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अभिक्रिया की कोटि है वो संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होती है, लेकिन जो अणु संख्या है वो अभिक्रिया किसी विशेष पद से संबंधित होती है, माने जो सबसे धीमी गति वाला जो पद होता है उससे। तो इसकी पॉइंट पढ़ लेना, उन पॉइंट को समझ लेना, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए
वो हम बता सकते हैं कि जी ऐसे। लेकिन दिमाग में रखना इसी चीज को कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, अणुसंकता एक सैद्धांतिक पद है। कोटि देख करके नहीं निकाली जा सकती, प्रयोग करके निकाली जा सकती है। फिर इसके आधार पर तुम उसके अंतर वगैरह हल। ठीक है। इसी तरह अणुसंकता के प्रकार भी है, एक आड़ों अभिक्रिया, दो आड़ों अभिक्रियाएं, त्रिआड़ों अभिक्रियाएं, जिनमें अभिकारकों का एक अणु भाग ले वो एक आड़ों होगी, उसकी अणुसंकता एक होगी। जिसमें दो अणु भाग ले वो दो अणु, तीन भाग ले त्रिअणु, तीन से अधिक होती नहीं अणुसंकता। चार या चार से अधिक अणुओं का आपस में टकराना असंभव होता है। ठीक है। तो जी हो गई। एक है छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। जे अभिक्रियाएं देखने में तो लगती हैं द्वितीय कोटि की, लेकिन वास्तव में होती हैं जी प्रथम कोटि की। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता तो दो होती है, लेकिन अभिक्रिया कोटि का मान एक होता है, उन्हें कहते हैं हम छद्म एकाणुक या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। जैसे एस्टर का जल अपघटन, जो एस्टर का जल अपघटन है वो छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। जैसे CH3COOH प्लस HOH, अगर इसका कराएंगे तो आएगा CH3C2H5 एथिल एसीटेट एस्टर कहलाता है। तो CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH ये बन जाएगा। तो अगर हम इस कहें कि इसकी अणुसंख्यता, तो इसकी अणुसंख्यता दो है। क्यों है? तो क्योंकि एक अभिकारक का अणु J है और दूसरा अभिकारक का अणु J है। लेकिन इसकी अगर हम कहें कोटि, तो कोटि का मान इसका एक है। अब तुम कहोगे कैसे कोटि का मान एक? तो कोटि का मान एक इसलिए है क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया की दर केवल एस्टर पर निर्भर कर रही है, एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर कर रही है, इस पर निर्भर नहीं कर रही है। जल की मात्रा को हम बढ़ा दें या घटा दें, उससे अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एस्टर की मात्रा को तुमने घटाया बढ़ाया तो अभिक्रिया की दर प्रभावित होगी। तो केवल जब अभिक्रिया की दर एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर कर रही है तो उसकी कोटि क्या होगी? एक। ऐसे ही शर्करा का जल अपघटन, शक्कर की जल के साथ कराओ, वो भी एक छद्म एकाणुक अभिक्रिया है। ठीक है। आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया। तो जी इतना अभी तुम लोगों को अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यता में अंतर ठीक से पढ़ना है, याद करना। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए वे पूछ सकते हो। और दर नियम समीकरण व्यंजक, उसमें की दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर जी याद रखना है। ठीक है। दर स्थिरांक की मात्रा विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है। जो अभिक्रियाएं लगभग उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है उनकी कोटि शून्य होती है। माने जब अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर ना करे। जैसे कोई अभिक्रिया है, मान लो इसकी मात्रा घटा दो या बढ़ा दो, इसकी मात्रा घटा दो या बढ़ा दो, इधर अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो समझ जाना उसकी कोटि शून्य है। जब अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करे तो समझ जाना उसकी प्रथम कोटि है। जब दो पर निर्भर करे तो द्वितीय कोटि है। इस तरह से थोड़ी जी उदाहरण तुम लोग याद रख सकते हो। और कोटि लिखी जाती है हमेशा कहाँ? घात पर। जैसे अगर हम कहें इसकी कोटि लिखो तो इसकी कोटि क्या लिखी जाएगी? R बराबर K CH3COOC2H5 की घात 1 इंटू H2 की घात 0 ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है। तो इसको जोड़ दो, 1 धन 0 बराबर 1, इससे कोटि निकाली जाती है। अगर मान लो इसकी घात भी 1 होती तो 1 धन 1 यानी द्वितीय कोटि। अगर मान लो इसकी घात 2 होती तो 2 धन 1 बराबर 0, 2 धन 1 बराबर 3, तृतीय कोटि की होती। मान लो इसकी घात 0 है और इसकी घात 0 है, 0 धन 0 बराबर 0 यानी 0 कोटि की। तो इस तरह से निकाली जाती है। ठीक है। ध्यान देना, ठीक से नोट्स जो हम तुम्हें भेज रहे हैं उस नोट्स को पढ़ना, वीडियो को ध्यान से सुनना, देखना, समझना, और जहां जो चीज समझ में नहीं आ रही है वहां पर वो पूछते जाना। ठीक है। किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। ठीक है। और एक चीज बता दें स्टूडेंट्स को,
गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, थैंक यू सर, ये सब चीज़ें ग्रुप पे नहीं भेजा करो, ठीक है। या अन्य किसी प्रकार का पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ नहीं भेजना है। पढ़ाई तुम्हें जहाँ जो पॉइंट जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके लिए हमने बताया कि कागज़ पर लिखो, उसमें फोटो खींचो और ग्रुप पर डाल दो। तो या तो कोई स्टूडेंट जिसकी समझ में आ गया है वो जवाब दे देता है, ठीक है, या फिर हम देखते हैं तो ऐसे ही लिख करके हम तुम्हें भेज सकते हैं कि इसका जवाब चाहिए, या ऑडियो भेज सकते हैं। बाकी और ग्रुप पर किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं भेजना है पढ़ाई के अलावा, नहीं तो उस स्टूडेंट्स को हटा दिया जाएगा, फिर नहीं जोड़ा जाएगा दोबारा, ठीक है। बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। अगर तुम्हें अन्य कोई चीज़ भेजना है तो तुम्हारे पास अपना पर्सनल नंबर है, हमारा नंबर है, उस पर तुम हमें भेज सकते हो, बधाई भेज सकते हो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ग्रुप पर नहीं, ग्रुप पर केवल और केवल अपनी पढ़ाई की चर्चा, पढ़ते रहना है, ध्यान देना है, क्योंकि अपन लोग लेट हो रहे हैं तो उसमें नुकसान तुम ही लोगों का हो जाएगा। तो ऐसे इंतजार नहीं रहना कि अब सर फिर जब शुरू होगी फिर सर हम शुरू से तो पढ़ा देंगे लेकिन कवर थोड़ी हो पाएगा। तो अभी जिसका जितना जो कुछ छूटा है एक दूसरे से नोट्स ले करके, फोटो वगैरह खींच करके भेज करके नोट्स तैयार कर लो, उसको याद करना शुरू करो। और बढ़िया बेस्ट चीज़ है कि वीडियो डले हैं, जहाँ की जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वीडियो सुनते जाओ, वो बताते जाओ, ठीक है। ओके।